पे डाल रहा हूँ मैं चीजों को। हाँ जी, डाल दिया, रिकॉर्डिंग डाल दिया इसमें, ठीक। ठीक है गाइस, देखो मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ आप लोगों की, तो जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? पॉपअप आ जाएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है? ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड के बाद मैं बेसिकली अभी इसको स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं इस पे बताना चाहता हूँ कोई चीज, और देखते हैं कि वो क्या है। तो आप लोगों को वो सिनेरियो याद है जब हम नोकिया 7610 यूज करते थे, जो मल्टीमीडिया सेट हुआ करती थी, ठीक है? उसमें एक जिसको आप चिप कहते हो, एसडी कार्ड कहते हो, मेमोरी कहते हो, एक्सटर्नल मेमोरी, वो कुछ सिम की तरह दिखती थी, ठीक है? जिसको हम क्या कहते थे, डीवीआर। क्या कहते थे? डीवीआर, ठीक है? इस डीवीआर सिम, सॉरी, एसडी कार्ड को, एसडी कार्ड ही एक तरह का होता था ये, जिसकी मेमोरी होती थी 1 GB, 2 GB, ठीक है, 4 GB, 8 GB, ऐसे करके होती थी। 2 to the power n के कॉन्फ़िगरेशन में हुआ करती थी ये, ठीक है? कोई भी मेमोरी तुम देखोगे 2 to the power n की कॉन्फ़िगरेशन में होती है, ठीक है? अगर 2 की पावर 0 रखोगे तो ये 1 होती है, 1 GB। उसी तरह से 2 की पावर 1 रखोगे तो 2 GB, 2 की पावर 2 रखोगे तो 4 GB, ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते जाती है हमेशा, ठीक है? अच्छा, ये जो डीवीआर है ये हमारे फोन में लगी होती थी, ठीक है? लेकिन हम अपने फोन को जब भी लैपटॉप से कनेक्ट करते थे तो क्या होता था, वो रीड नहीं करता था डेटा केबल से। अगर मैं अपना पीसी से इसको कनेक्ट करता था तो मेरा पीसी इसको रीड नहीं कर पाता था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे ऑनलाइन जाना पड़ता था क्रोम पे। मुझे ऑनलाइन क्रोम पे जाना पड़ता था, जो मैं जा रहा हूँ, देखो इसको। और मैं क्रोम पे जाने के बाद, ईशान तुम्हारा वो डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ, ठीक है? क्रोम पे जाने के बाद मैं लिखता था ड्राइवर फॉर, क्या था, नोकिया 7610, ठीक है? ये लिखता था मैं, ठीक है? तो ये जो हमारा है नोकिया 7610 यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड, ये ऐसे करके बहुत सारे अर्श प्लीज ड्राइवर म्यूट आया था। योर ड्राइवर का माइक। मतलब एक तरह का ऐसा कोड समझ लो जो कॉन्फ़िगरेशन को समझने में हेल्प करता है किसी भी डिवाइस के। मतलब मेरा लैपटॉप से अगर मैं कुछ कनेक्ट करता हूँ तो वो कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म इंटरनल, उसको समझने में हेल्प जो करता है वही ड्राइवर है। और ड्राइवर और कुछ नहीं बल्कि बंच ऑफ कोड होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है? ऑलराइट। अर्श अर्श अपना माइक ऑफ कर लो। इसको, फैन को बंद कर दो, इको हो रहा है, कोई मैसेज कर रहा है। किसी का माइक ऑन है? ऑनलाइन प्लीज अपना माइक बंद कर लो सब, ठीक है? ये अर्श कौन है? ठीक है, मैंने माइक उसका बंद कर दिया, तुम मत करना, ठीक है? चलो, तो अब जो है, ये जो ड्राइवर हम हिट एंड ट्रायल कर करके डाउनलोड करते थे, अपने पीसी में इंस्टॉल करते थे, फिर उसके बाद एक डिवाइस को कनेक्ट करते थे और उस डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन को समझता था, और फिर हमारा कहीं जाके डेटा ट्रांसफर होता था मोबाइल और लैपटॉप में यूजिंग अ डेटा केबल, ठीक है? तो जब भी हम केबल के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते थे डिवाइस और अपने लैपटॉप को, तो उस केस में हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती थी। उसी तरह से डेटाबेस जो है, डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट करने के लिए पाइथन का ड्राइवर पहले से बना के दिया गया है, जिसमें यह समझाया गया है कि कल को पाइथन का यूजर आएगा और माई एसक्यूएल से कनेक्ट करेगा तो उसको पहले से समझने के लिए एक कोड माई एसक्यूएल के अंदर डाला गया है। उसी तरह से डॉट नेट के अंदर डाला गया है, डॉट नेट का भी कोड डाला गया है डॉट नेट को समझने के लिए। उसी तरह से जावा का डाला गया है। तो 1995 के आसपास क्या हुआ, जब जावा बनी थी तो जावा एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज थी। जब पावरफुल लैंग्वेज थी, छोटी कंपनी ने बनाया था, सन माइक्रोटेक ने, लेकिन कस्टमर बेस इतना ज्यादा था उसका, जिसकी वजह से ये जो डेटाबेस वाली कंपनी है झुक गई। झुक गई इन द सेंस कि ठीक है, हम तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारी लैंग्वेज में बना देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, इससे पहले वो समझते हैं। देखो, मान लो ये माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल बना है सी से, ठीक है? इसको कनेक्ट कर रहे हैं मान लो हम जावा से, ठीक है? तो इसके अंदर सी का कोड और यहाँ पे जावा, और ऊपर से क्या लगा हुआ है, एक रैपर, ठीक है? अब ये जो रैपर लगा हुआ है, इस रैपर की वजह से यहाँ पे कन्वर्जन टाइम लगता था। क्या लगता था?
कन्वर्जन टाइम, मतलब कन्वर्ट करने में डेटा टाइम लगता था। जो भी हम रिक्वेस्ट जावा में करते थे, जावा का कोड तो यहाँ तक पहुंच रहा है, उसके बाद उसको सी में कन्वर्ट किया जा रहा है इस रैपर के थ्रू। ठीक है, और फिर वो सी के कोड के अकॉर्डिंग चल रहा है, और जो भी आउटपुट आ रहा है उसको फिर से सी से जावा में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर भेजा जा रहा है जावा वाले के पास। तो ये जो कन्वर्जन टाइम था, इसमें बहुत वक्त लग जाता था। जब वक्त लगता था तो जावा के यूजरों को ये एक्सपीरियंस हुआ, फील हुआ कि भाई ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है डेटा फेच होने में, इसलिए हमारा एप्लीकेशन स्लो हो रहा है। तो क्यों ना हम इस कन्वर्जन को ही हटवा दें। तो कन्वर्जन को हटवाने के लिए जो रैपर था उन्होंने ही बनाया, मतलब उन्होंने जावा में स्क्रिप्ट लिखी। जावा में क्या लिखी? स्क्रिप्ट लिखी। और अब जब जावा का बंदा कनेक्ट करता था तो अब उसका कन्वर्जन टाइम नहीं लगता था, क्योंकि जावा में ही सब कोड चल रहे थे। तो अब डेटाबेस वाले बोले कि भाई चलो, जावा का तो कस्टमर बेस बहुत अच्छा था, तो इसलिए उसके लिए बना देते हैं। नहीं तो पता चला कि जिस तरह से सन माइक्रोटेक ने जावा बनाया, उस तरह से कल को कोई डेटाबेस बना दे उसी तरह का पावरफुल, तो डेटाबेस वाले भूखे मर जाएंगे। ठीक है, इस डर से उन्होंने बनाया। फिर धीरे धीरे आवाज बुलंद हुई कुछ और लोगों की, कुछ और लोगों में डॉट नेट आया 2000 में, डॉट नेट 2000 सन में आया। और उसने भी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वन ऑफ अ टाइम उनके जो ऑनर थे वो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन थे, ठीक है, बिल गेट। तो उन्होंने अपने कंपनी के दम पे सभी डेटाबेस वालों को मजबूर कर दिया कि उनका भी ड्राइवर बनाया जाए डॉट नेट में। ठीक है, अब बात होती है पाइथन की। पाइथन तो एक इंडिविजुअल ने बनाया था, लेकिन पाइथन को यूज करने के लिए गूगल ने यूज कर लिया था 2007 में। और गूगल ने जिसके लिए यूज किया था वो अपकमिंग टेक्नोलॉजी थी, यानी कि एआई था। ठीक है, तो एआई बेस्ड काम करने के लिए जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होती है उसको लोग ग्रैब करेंगे। जैसे हमारे यहाँ भी क्या है, जो एनर्जी लेने का रिसोर्स है फॉसिल फ्यूल है, लेकिन हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं ना, सनलाइट, विंड, टाइडल एनर्जी वगैरह वगैरह, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसी तरह से एआई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी, इसलिए जावा को पाइथन को गूगल ने यूज कर लिया। तो गूगल ने क्या किया कि गूगल ने यूज कर लिया, तो डेटाबेस वालों ने क्या किया, पाइथन के लिए ड्राइवर बना डाले। ठीक है, पाइथन के लिए जो ड्राइवर बना, तो उससे पाइथन का भी जो एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लग रहा था वो कम लगने लग गया, और पाइथन को और अच्छे से वेलकम किया गया मार्केट में। ठीक है, तो यही जो आप लोग को मैं इंस्टॉल करवा रहा था ना, शुरू में 5 या 10 वैसे सेटअप आ रहा था, उसमें एक ड्राइवर था जावा का भी, डॉट नेट का भी। पहले ये ओडीबीसी जेडीबीसी यूज किया जाता था, तो उसकी कहानी हम नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ पाइथन की, हम पाइथन की बात कर रहे हैं अभी भी। चलो, तो इसी तरह का ड्राइवर आपको इंस्टॉल करके दे दिया जाता है डेटाबेस के अंदर ही। ठीक है, इसलिए 428 MB की फाइल बन रही थी, जो मैं कह रहा था 428 MB में वो सारे चीजें नहीं आ पाएंगी जो आप चाहते हो। हाँ, वही ड्राइवर्स नहीं आ पाती हैं, क्योंकि 9-10 ड्राइवर डाउनलोड होते हैं, अभी तो 5 कर दिया है। हाँ, तो उसमें 5 ही थे, उसमें 5 ही ड्राइवर थे। अपडेट होगा तो वो बाय डिफॉल्ट अपडेट मोड पे चला जाएगा, और वो आपका ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहेगा सब कुछ। अगर कुछ ऐसा होगा कि कल को कनेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आएगा कि क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि कभी भी किसी कस्टमर ने अगर उसको यूज किया है, और जाहिर सी बात है मार्केट में रन कर रहा है उसका डेटाबेस, तो अगर ऐसा कुछ हम कर दें जिसकी वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाए, तो वो कस्टमर भाग जाएगा। और ऐसा करेंगे नहीं, इंडस्ट्री वाले नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, वो रहेगा वहां पे, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी अपडेट रहेगा उसके साथ साथ। क्लियर है? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब जो है हम अपने डेटाबेस पे आते हैं, तो ये अब एक एग्जांपल तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो, तुम लोग कभी भी एक माउस खरीद के ले आना, वायरलेस माउस या वायर्ड माउस, कुछ भी ले आना, उसको जब पीसी में पहली बार लगाओगे ना, तो एक स्क्रीन पे सेटअप चल जाता है अपने आप, अब फिर उसके बाद नहीं चलता। अब ऐसा, हम इतने एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में कि हम छोटी सी मेमोरी तो रख ही सकते हैं, मतलब एक यूएसबी में भी, एक डिवाइस में भी छोटी सी मेमोरी जो उसका सेटअप कैरी करते रहे हमेशा। नहीं तो पहले गूगल पर सर्च करना पड़ता था, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता था।
तो वो अब ऑलरेडी डिवाइसेस में आ रहा है। उसी तरह से माई एसक्यूएल के अंदर भी जावा से कनेक्ट करने के लिए, डॉट नेट से कनेक्ट करने के लिए, पाइथन से कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर बनाए जा रहे हैं। और ये बहुत पहले सब चलता आ रहा है, पहले नहीं होता था, पहले हमें कन्वर्जन का ही सहारा लेना पड़ता था। ठीक है, ओके। इस ड्राइवर के बारे में बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको ये बताना था कि आखिर डेटाबेस फास्ट क्यों हुए, क्योंकि कन्वर्जन टाइम हटाया गया वो रैपर की वजह से, जो डिले हो रहा था उसको हटाया गया। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पे हम कुछ कमांड की मदद से चीजों को चलाते हैं, और यहाँ पे एसक्यूएल की मदद से सबको चलाना होता है। मैंने कल एसक्यूएल की कहानी बताई थी कि एसक्यूएल कौन है। एसक्यूएल एक बंदा है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, एक लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम उन हर डेटाबेस को चलाते हैं जो टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अगर टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर ना किया जाए तो एसक्यूएल नहीं चलेगा उस पर। और अगर टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर नहीं किया जा रहा तो उसको हम नो एसक्यूएल की सेगमेंट में डाल देते हैं उठा के। ठीक है, और टेबल की फॉर्म में अगर डेटा स्टोर हो रहा है तो दो सेगमेंट में होता है वो, एक डीबीएमएस होता है, एक आरडीबीएमएस होता है, और आरडीबीएमएस में ही एसक्यूएल चलता है। ठीक है, आरडीबीएमएस का मतलब है एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट करा जा सके। डीबीएमएस में एक ही टेबल होता है, उसमें जितना देश दुनिया का डेटा डालना है डाल लो, 1.5 लाख से ऊपर डेटा भी नहीं कंटेन कर पाता है। एमएस एक्सेस उसका एग्जाम्पल, हाँ उसकी लिमिट उतनी है बस एमएस एक्सेस की, हाँ 1.5 लैक्स होता है। ठीक है, ऑलराइट। और अब क्वेश्चन ये आता है कि सर उसकी तो 1.5 सैंपल्स थे, रोज थे, जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेस में, डीबीएमएस में। इन सब डेटाबेस का क्या कैपेसिटी है? तो इन सब डेटाबेस की में माई एसक्यूएल की कैपेसिटी 250 टीबी है, 250 टीबी, टेराबाइट्स। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद नहीं। अब सर क्या हम अपने पीसी को डेटाबेस की तरह नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 250 टीबी तक तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा रैम इतना एफिशिएंट नहीं है कि उतना डेटा एक साथ वो हैंडल कर पाए। क्रैश हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सुपर कंप्यूटर्स की। तो डेटाबेस वालों ने ही सुपर कंप्यूटर्स प्रोवाइड करा रखे हैं हमें। वो छोटा छोटा स्पेस दे देते हैं, लो ये तुम यूज करो, तुम यूज करो, तुम यूज करो, तुम यूज करो, डेटाबेस बना बना के। क्लियर है? ऑल राइट, आगे देखते हैं इसे। क्लाउड की, अगर क्लाउड सर्विसेज की बात करते हो तो उसमें तुम जितनी मर्जी उतना अक्वायर कर सकते हो स्पेस। वो टोटली तुम्हारे पेइंग पे है, कितना तुम देना चाहते हो, हाँ उतना स्पेस मिल जाता है। ठीक है, क्लाउड सर्विस ऐसी सर्विस है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है वो बताओ, कितने देर के लिए यूज करोगे वो बताओ, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पेमेंट करना है। दैट्स इट, यही है क्लाउड सर्विस। ऐसा समझ लो कि कोई कार हायर किया, हमें 10 किलोमीटर जाना है एक ही बार में, रुक रुक के नहीं जाना, तो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर रहा है। अगर तुम रुक रुक के जाओगे तो टाइम के हिसाब से चार्ज करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड सर्विस। तो क्लाउड टोटली वर्क ऑन मेमोरी, कितना मेमोरी ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर। ठीक है, ड्यूकेट का जो वेबसाइट है वो भी क्लाउड पे है, एडब्ल्यूएस पे है। और जो तुम ब्रोशर डाउनलोड करते हो, वो ब्रोशर का साइज पहले 10 MB था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिल आ रहा था। तो उस ब्रोशर के साइज को रिड्यूस किया गया 600 MB तक। ये मुझे कैसे पता है? तो उस डेवलपमेंट टीम जो कर रहे थे सर, उनके साथ मैं भी था, वहां पे देख रहा था चीजों को। ठीक है, जब क्लाउड यूज कर रहे थे तब। ठीक है, तो उसको इसलिए कम किया गया क्योंकि बहुत सारे बंदे ब्रोशर तो डाउनलोड कर लेते हैं, एडमिशन नहीं लेते, लेकिन ड्यूकेट को तो पेमेंट करना पड़ रहा है ना क्लाउड वालों को, कि भाई इतना डेटा ट्रांसफर हुआ है इस आईपी से इस आईपी पे। ठीक है, ऐसे तो समझते हैं इंटरनेट की दुनिया में कि कौन कहाँ पे जा रहा है डेटा, आईपी से। और आईपी कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैसे बताता है कि किस डिवाइस को ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फाइल या जो भी तुमने ट्रांसफर किया है उसके मैक से? तो मेरा जो डिवाइस है, मान लो मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, इन सबका मैक स्टैटिक है। आईपी राउटर डायनेमिकली देते रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक राउटर से 24 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। if you are showing anything on screen then we are not able to see.
अ, मैं कुछ स्क्रीन पे दिखा ही नहीं रहा हूँ लता, तो कुछ शो करने की जरूरत ही नहीं है अभी।